चलिए चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम था नाम है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कॉलोनीज़ क्या होती, कॉलोनाइजर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि व्हाट इज़ क्या रीज़न रहता था, कॉलोनीज़ क्यों वो कब्जा करते थे, कॉलोनीज़ पे क्यों हमला करते थे, क्यों कॉलोनीज़ बनाते थे यूरोपियंस, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग ये सारी चीज़ों का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि यूरोपियंस इंडिया में क्या किए, कैसे किए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो कॉलोनीज़ को हम कॉलोनियल्स को पढ़ेंगे, कॉलोनाइजर्स को। ठीक है, इंडिया जो था ग्रीक्स और रोमन्स के साथ 2 मिलेनियम ईयर्स अगो से ही कर रहा है ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेडिंग इन इंडिया विद फॉरेनर्स वाज नॉट न्यू, वो एंशियंट टाइम से ही हम लोग कर रहे हैं, ग्रीक्स और रोमन्स से। ठीक है, मेनली इंडियन गुड्स क्या हुआ करता था, स्पाइसेस, कॉटन, आइवरी, जेम्स, सैंडलवुड, टिकवुड, स्टील या अदर कॉमोडिटीज़ जो थे, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में। मेडिटेरेनियन वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जो मेडिटेरियन सी है ना, ये आप ज्योग्राफी अगर थोड़ा बहुत जानते हो या फिर ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ये वहाँ से यूरोप और एशिया का डिवीज़न होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड, वहाँ से आप कह सकते हो कि वहाँ से एक तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, until the 16th century CE, when Europeans power began sailing to the Indian subcontinent, India was a vibrant economic and cultural powerhouse. ठीक है, जब तक 16वीं शताब्दी तक, जब तक यूरोपियंस का इंडिया में आना शुरू हुआ, तब तक इंडिया वॉज बहुत इकोनॉमिकली और कल्चरल पावर हाउस था पूरे वर्ल्ड में। हिस्ट्री में ऐसा माना जाता था, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे एंगस मैडिसन, उन्होंने ये कहा था, सजेस्ट करा था कि इंडिया जो था वो लगभग पूरे दुनिया के जीडीपी का 1/4 इंडिया का कंट्रीब्यूशन था पूरी दुनिया के जीडीपी में, 1/4 भारत का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, जो कि भारत को 2 सबसे बड़े इकोनॉमी ग्लोबली जो होते थे उसमें एक था इंडिया भी, दूसरा कौन था? चाइना। वो भी लगभग इंडिया के बराबर था, इंडिया के जैसा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री था। ठीक है, उस टाइम पे 16वीं शताब्दी में। अब 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि बहुत सारा यूरोपियंस ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, फ्लोरिशिंग कैसे है, अमीरी इसकी, और यहाँ के डाइवर्सिटी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज़, यहाँ के एग्रीकल्चर आउटपुट्स, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ की यील्ड्स बहुत ज़्यादा होती थी, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेडिंग नेटवर्क्स कैसे बना हुआ है, वो सारी चीज़ें जो यूरोपियन ट्रैवलर्स जो 16th सेंचुरी में आए उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो दिस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑल्सो मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव टारगेट फॉर यूरोपियन कॉलोनियल एम्बिशंस। ये भी एक रीज़न रहा, जो प्रोस्पेरिटी इकोनॉमी का दिखा पूरी दुनिया में, वो भी अट्रैक्ट करा यूरोपियन कॉलोनियल एम्बिशंस वाले लोगों को कि चलो भाई कब्जा करते हैं, ऐसा करके कॉलोनीज़ बनाते हैं। सबसे पहले आगमन जो हुआ वो पुर्तगीज़ का था, तो पुर्तगीज़ का देखते हैं कॉमर्स एंड एट्रोसिटीज़ क्या था, क्या उन्होंने किया इंडिया में। तो पुर्तगीज़ के एक नेविगेटर थे या एक्सप्लोरर आप कह सकते हो, ही वॉज नॉट किंग, तो एक्सप्लोरर थे वो सबसे पहले आए, जिनका नाम वास्को द गामा था। वो कप्पड़ या कलिकट आप कह सकते हो, कोझिकोड में था केरला में, और 1498 में उनका आगमन होता है। ठीक है, यहीं से यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन इंडिया शुरुआत होती है 1498 से। ठीक है, बहुत अच्छे से उनका यहाँ पर स्वागत हुआ जब वो आए, यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन हुआ लोकल रूलर्स के साथ, उन्होंने बनाया। लेकिन जब ये बंदा दूसरी बार आया 4 साल के बाद, 98 और 4 आप कैलकुलेट कर लो, 1498 और 4 साल 1502 के आसपास ये आया। इस बार इसने कब्जा करना शुरू किया, लोगों को टॉर्चर किया, इंडियंस मर्चेंट्स जो थे वहाँ पे जो कारोबारी थे उनको मारा बहुत लोगों को, और कलिकट के जो समुद्र था ना नियर बाई, वहीं से यह बॉम्बार्डिंग करके पूरे कलिकट शहर पे हमला कर रहा था। ठीक है, इसने स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स जैसे गोवा, उन सब पे अपना पुर्तगीज़ ने अपना कब्जा बनाया,
गोवा को इन लोगों ने अपना कैपिटल बनाया, कॉलोनियल कैपिटल आप कह सकते हो, पुर्तगाल के द्वारा, ठीक है, पुर्तगीज़ जो थे उनके द्वारा। इन्होंने एक सिस्टम बनाई, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम कभी कभी आज भी सुनने आ जाता है कि वी आर नॉट कार्टेल। कार्टेज सिस्टम मतलब एक पास होता था, एक पास ये प्रोवाइड करते थे उन सारे शिप्स को, खास करके अरेबियन शिप्स, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, टू परचेज पुर्तगीज़ परमिट्स फॉर नेविगेशन। वो कार्टे एक आपको परमिट खरीदनी पड़ती थी पुर्तगालियों से अरेबियन सीज़ में वो करने के लिए। अरेबियन सीज़ जो होती है, अरब सागर जो है, उसमें आपको धंधा करने के लिए, आपको उसमें बिजनेस करने के लिए एक परमिट खरीदनी पड़ती थी जिसका नाम कार्टेज था। वो एक तरह का सिस्टम इन लोगों ने बनाया था। इनके परमिशन के बिना अगर कोई, इनके ये कार्टेज और पास के बिना अगर कोई आता था तो उनको, उनके शिप को कब्जा कर लिया जाता था, सीज़ कर लिया जाता था, ठीक है। ये जो समुद्री डोमिनेंस था, जो नेवल डोमिनेंस था, इनको एक मोनोपोलिजी कर दिया। स्पाइस ट्रेड जो था इंडिया और यूरोप के बीच में, पूरे 100 साल तक इन्होंने एक तरह से पूरी डोमिनेंस, मोनोपोली बनाई रखी। इंडियन स्पाइस बिजनेस जो था, इन स्पाइस का जो मतलब मसाले का जो बिजनेस था, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें भी थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बहुत शताब्दी पहले एक पोर्ट टाउन था उल्लाल, जो कि कर्नाटका में आज की डेट में पड़ता है। उसका जो ट्रेडिंग पॉइंट था वो रानी अबक्का वन इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगीज़ वहाँ पे हमेशा अटेम्प्ट करते रहे कि भाई कैसे भी उनको कब्जा कर ले उस पोर्ट को, लेकिन रानी अबक्का वन जो थी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक अलायंस बना करके अगल बगल के राजाओं के साथ मिल करके उनके सारे अटेम्प्ट्स जो पुर्तगीज़ थे उनके फेल कर देती थी, ठीक है। लास्ट में वो पकड़ी गई और उनको जेल में ही मरना पड़ा। लड़ते लड़ते वो मर गई। उनकी सक्सेसर हुई रानी अबक्का 2। उन्होंने फायर बॉल, उनका एक क्रिएटिविटी था कि कोकोनट के जो शेल्स बचते थे, मतलब जो भी रिसोर्सेज था, जैसे कोकोनट का जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं, उसके बाद जो शेल बचता है, जो उसका वेस्ट बचता है, उसको इन्होंने फायर बॉल्स की तरह यूज़ करके बहुत सारे शिप्स को पुर्तगीज़ नेवी में फायर करके जलाया था, ठीक है। ये मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ रानी के बारे में आज भी यक्षगान के नाम से जानी जाती हैं, और एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ड्रामा और डांस किया जाता है उसके एवज में, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। Alongside commercial exploitation, the Portuguese presence in the Western India was characterized by religious persecution, ठीक है। पुर्तगीज़ का सबसे बड़ा जो था मिशन इंडिया में, मतलब कॉमर्स तो था ही, मतलब बिजनेस तो था ही, लेकिन साथ में एक सबसे बड़ा था रिलीजियस परसिक्यूशन। इनका बहुत बड़ा रोल था, रिलीजियस कन्वर्जन, ठीक है। तो गोवा में इन्होंने एक इस्टेब्लिश करा इंक्विजिशन इन 1560। इंक्विजिशन असल में होता क्या है, एक रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा एक ट्राइब्यूनल सेटअप है, जो हेरेटिक्स एक चीज़ होता था, हेरेटिक्स को वो जज करते थे। हेरेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो क्रिश्चियंस होते थे, वो उनको डाउट होता था कि अगर चर्च के नियमों के अनुसार कोई नहीं चल रहा है, उसको हेरेटिक्स बोलते थे। तो लगभग 600 सालों तक पूरे यूरोप में बहुत सारे हेरेटिक्स को टॉर्चर करके मारा गया था, ये नियम से, इनक्विजिशंस के थ्रू। एक ट्राइब्यूनल सेटअप था, वो चीज़ इंडिया में, गोवा में इन्होंने 1560 में सेटअप करा, जिसके कारण, जिसके बेस पे इन लोगों ने बहुत सारे हिंदूज, मुस्लिम्स, जीव्स को मारा, कन्वर्ट करा, एंड क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा, ये सब चीज़ें करी, ठीक है। फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, मतलब ज़बरदस्ती कन्वर्जन करते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हिंदू टेम्पल्स को बहुत तोड़ा करते थे, और नेटिव पॉपुलेशंस को बहुत तरीके से गाली पड़ती थी, मतलब एब्यूजिंग, मतलब नॉट गाली, मतलब रिसोर्स के थ्रू एब्यूज़ करना, एक्सप्लॉयट करना, मतलब हर तरीके से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। जो गोवा इंक्विजिशन जो था वो 1812 में जा कर के ये बंद हुआ, इसको ख़त्म किया गया, एबोलिस्ट किया गया।
1852 मतलब सोच लो आप 1560 से 1812 तक, मतलब ऑलमोस्ट 250 साल तक ये रहा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी उस टाइम पे लोगों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो थे इंडिया में वो थे डच। डच के बारे में कॉमर्स और उनका कंपटीशन पढ़ लेते हैं। ये लगभग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये लोग आए, बट इनका पुर्तगीज से अलग था। इनका फोकस कम्प्लीटली कमर्शियल डोमिनेंस पे था और मेनली ये चाहते थे मसाले के बिजनेस में अपना डोमिनेंस बनाना। ठीक है, तो डच ने एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी। ट्रेडिंग पोस्ट बनाया बहुत सारे भारत के जगहों पे, खास करके वेस्ट कोस्ट में सूरत, भरूच, कोचिन, और ईस्ट कोस्ट में नागपट्टिनम, मसूलीपट्टनम, जो आज की डेट में मछलीपट्टनम हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब मेनली इनका जो था सिग्निफिकेंस, मेनली प्रेजेंस जो था, मेनली इनका जो वर्चस्व था वो मालाबार रीजन ऑफ केरला में ही था। बहुत सारे पुर्तगीज ट्रेडिंग सेंटर को इन्होंने डिस्प्लेस करा, मार करके हटाया और खुद ने कब्जा किया मालाबार रीजन्स में। ठीक है, लेकिन डच का प्रेजेंस इंडिया में एक हद तक डिक्लाइन होकर के ख़त्म हो गया। कब? जब बैटल ऑफ कोलाचेल हुआ 1741 में। वो ट्रेवनकोर के राजा थे किंग मार्तंड वर्मा, जिन्होंने डच को बुरी तरह से हराया, लैंड पे भी और सी में भी, समुद्र पे भी और ज़मीन पे भी। तो हर जगह इन दोनों की हार हुई, मतलब इन दोनों जगहों पे डच की हार हुई। तो यहाँ से एक तरीके से डच का प्रेजेंस इंडिया में धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वन ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स माना जाता है एशियन पावर का, जो कम्प्लीटली एशियन पावर थी, मतलब कंप्लीट इंडियंस पावर, जिसने यूरोपियंस को हराया, यूरोपियन कॉलोनियल फोर्स को हराया। ठीक है, अगला है द फ्रेंच। तो फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच का क्या रहा था एम्बिशन इंडिया में। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1668 में एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया सूरत में। फिर पौंडीचेरी में 1674 में इन्होंने अपना एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी, जिसका नाम था कैम्पेगने दे एंड्रेस ओरिएंटल्स। ये नाम भी कभी कभी पूछ देता है या पूछ सकता है। ठीक है, ये भी आप याद रखो। उसमें मेनली वही था कि फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए ये इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनका एक बहुत बढ़िया गवर्नर जनरल था डुप्लेक्स, जो फ्रेंच के लिए बहुत अच्छा था। फ्रेंच के नज़रिए से देखा जाए तो वो 1742 से 1754 तक इंडिया में ही था। उसने बहुत सारी कॉलोनियल स्ट्रेटजी यूज़ करी और जिसको बाद में ब्रिटिश ने भी अपनाया। ठीक है, जिसमें एक सबसे बड़ा था कि ये इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स सब सिखाता था। क्रिएटिंग डिसिप्लिन इन्फेंट्री सोल्जर्स नोन एज सिपोइज, जिनको सिपोइज बोलता था, इन्फेंट्री सोल्जर्स मतलब पैदल वाले जो सोल्जर्स होते थे उनको। और जो मिलिट्री सिपोय थे, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स जिसको सिपोय हम ये बोलते थे फ्रेंच, उनके बल पे और मिलिट्री टेक्निक्स जो थी यूरोपियंस की, उसके बल पे इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे मतलब इंडिया पे राज करा। पूरे यूरोपियंस की ये एक्चुअली एक तरह से बात थी। डुप्लेक्स का ये एक डिफरेंट तरीका था जो डुप्लेक्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये चीज़ें। तो इसका एक सबसे और नया स्ट्रैटेजी था कि इनडायरेक्ट रूल करना है पपेट इंडियन रूलर्स के थ्रू। ठीक है, जैसे उनके में इंटरवेंशन करके उनसे उन कब्जा कर लेना और फिर उनको ही राजा रखना, बट रूल अपना चलाना, कि वो एज ए पपेट रूलर काम करेंगे इनके इशारों पे। ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन था। द फ्रेंच कॉलोनियल एम्बिशन इंडिया वाज अल्टीमेटली चेक ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर। हाँ, फ्रेंच का जो कॉलोनियल एम्बिशंस था वो कार्नेटिक वॉर्स के समय मेनली इनका स्ट्रगल शुरू हुआ। इनको रोकने के लिए ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ, मतलब 1746 से लेकर के 1763 तक इसमें 3 युद्ध हुए। आई थिंक पहला वाला तो डुप्लेक्स जीत गया, फ्रेंच बुरी तरह से ब्रिटिशर को हराया। सेकेंड वाला नॉन डिसाइडेड था और थर्ड वाले में अंग्रेज़ों की जीत होती है, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अब जब थर्ड वाला जो होता है उसके बाद से फ्रेंच का जो है अल्टीमेट जो ग्राउंड था पूरा, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ख़त्म हो जाता है। इनका कॉलोनी घट करके सिर्फ पौंडीचेरी या छोटे छोटे जगहों पे ही रह जाता है इंडिया में। ठीक है, अब देखिए डच और पुर्तगीज़ के से अलग फ्रेंच कॉलोनियल पावर्स जो था वो इंडियंस में ज़्यादा उनके सोशल रिलीजियस लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था।
जैसे पुर्तगीज़ थे वो तो पूरा ही रिलीजियस में घुस जाते थे, क्योंकि उनका रिलीजन का एक्सपेंशन करना, उनका रिलीजन कन्वर्जन करना, रिलीजियस कन्वर्जन उनका सबसे मोटो था। ऐसा कुछ फ्रेंच के साथ नहीं था। वो एक केस ऐसा आया था, माना जाता है रेयर केस, एक्सेप्शनल सा था, कि 1748 में पौंडीचेरी का एक वेदापुरीश्वरन टेम्पल था, उसको डुप्लिक्स के आदेश पे तोड़ा गया था। वो भी इसलिए कि पौंडीचेरी के जो प्रीस्ट थे, जीउस थे, जो भी उनका चर्च के जो फादर्स होते हैं, उनका प्रीस्ट का वो डिमांड था, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए, या और लास्ट में उनकी अपनी खुद की वाइफ ने भी डुप्लेक्स की इस चीज़ के लिए उन्हें मनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट जो है वो है एंटर द ब्रिटिश। तो मतलब यहाँ से हम ब्रिटिश का रोल और ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, ग्रेट डे।